हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसे टॉपिक के साथ जो कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। 2 दिन पहले हमारे देश में फाइनेंशियल बजट पेश किया गया। बजट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास आमदनी का सोर्स क्या है और उसको हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। मुख्य आमदनी का सोर्स है टैक्स, फाइन, पेनल्टी या दूसरे देश से आया हुआ कोई अनुदान, एक्सपोर्ट करना। यह देश की आमदनी है। या जैसे सरकारें विनिवेश करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है अपनी कंपनियों का, जैसे एलआईसी में डिसइन्वेस्टमेंट किया था। जैसे और भी कंपनीज में सरकार क्या करती है, पब्लिक पार्टनरशिप करती है फंड को रेज करने के लिए। तो होता क्या है, ये सब एक सोर्स है आने का, और जाने का जो सोर्स है मतलब एक्सपेंडिचर कहां होगा, तो वो आप एजुकेशन सेक्टर में जैसे 2.9% इन्होंने दिया अभी, जैसे डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पे, जैसे अभी सरकार ने कहा अमृतकाल सप्तऋषि एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें कि हम 7 एरियाज में इन्वेस्टमेंट करके देश की उन्नति में उसको लगाएंगे पैसे को। तो काफी लोगों को एक चीज जो कॉमन चीज है जिससे मिडिल क्लास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, मेरे स्टूडेंट्स और काफी लोग इस बारे में सोच रहे हैं या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है, जो 7 लाख रुपया से 7 लाख रुपया तक एग्जेम्प्ट है, फिर भी यहां लिखाता है कि 0 से 3 लाख तक नील है, 3 से 6 तक 5%, 6 से 9 तक 10%। ये क्या है फिर ये? तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा भी करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अच्छा से देखिए। मैंने एक एक चीज बारीकी से इसमें आसान भाषा में प्रयास किया है कि आपको बता पाऊं। थैंक यू। तो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो अभी एक रिसेंट 1 फरवरी को हमारा बजट लॉन्च हुआ, और बजट जो आया है इसमें काफ़ी लोग समझ नहीं पाए कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ है, कहाँ पे क्या चीज़ सरकार ने क्या किया है। इसको हम आज डिटेल में और सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल मतलब 75th एनिवर्सरी है हमारा आज़ादी का। तो इस विषय में 75th से लेकर के 25 साल का ये अमृतकाल होगा, और ये अमृतकाल के लिए जो सरकार का विजन है और जो सरकार का मिशन है, इस विषय में बात हुई है कि हम क्या करेंगे। तो इसमें जो बात ये हुई है, ये है अपॉर्चुनिटीज फॉर द सिटीजन विद द फोकस और अपॉर्चुनिटीज फॉर सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जो बजट आया है 1 फरवरी को, जो फाइनेंशियल बजट आया है, आज हम उसको सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं बजट क्या है और कैसे हमें ये लाभ दे सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि विजन फॉर अमृतकाल। अमृतकाल मतलब हमारे देश को आज़ाद हुए 75th ईयर हो गए हैं, 75 ईयर्स हो गए हैं, और 75 ईयर्स से लेकर के 100 ईयर्स तक, मतलब ये 25 साल तक हम अमृतकाल मनाएंगे। तो इस 25 साल में हम देश को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, हम इस अमृतकाल में क्या हमारा विजन है और हमारा क्या मिशन है, इसको देखना है। तो ये 7 सप्तऋषि है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर पे हम क्या काम कर सकते हैं, ग्रीन ग्रोथ मतलब ग्रीन एनर्जी, इन्वायरमेंट पे हम हार्म ना करें, पेट्रोल डीजल पे निर्भरता कम करें, इस पर कैसे काम होगा, अनलैशिंग द पोटेंशियल, हमारे देश का जो पोटेंशियल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हम उसको कैसे यूज करके देश को हम कैसे पूरे विश्व में अग्रणी बना सकें, इसकी चर्चा हम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, हम कहाँ कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर आइए ये देखिए, देश ने अभी के बजट में एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि मोदी जी का ये विज़न ही है कि हम अपने फार्मर्स का आय को दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आइए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सरकार ने क्या किया, इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़, continuation of 50 years interest free loan to state government to incentivize the infrastructure investment। मतलब क्या है, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। सरकार 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे होता क्या है, आइए समझते हैं इससे होता क्या है। ये जो 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इससे क्या होगा, आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, इससे होगा क्या, आइए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात समझिएगा, अगर सरकार ने मान लेते हैं इस 2 स्कूल्स बनाया, 5 हॉस्पिटल्स बनाया, रेलवेज में कुछ डेवलपमेंट किए, इससे होता क्या है। अब मान लीजिए स्कूल बना, तो स्कूल बनाने के लिए यहां ईटा का काम आएगा, ईटा वाला का ईटा बिकेगा, सीमेंट वाले का सीमेंट बिकेगा, है ना। मजदूर काम करेगा तो उसके यहाँ खुशहाली आएगी, उसको मजदूरी मिलेगी, तो वो कहीं और स्पेंड करेगा। हो सकता है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, है ना। हो सकता है शाम में सब्जी लेके जाए, भाजी लेके जाए, तो इससे सब्जी वाले का, भाजी वाले का इनकम होगा, तो क्या होगा, वो फिर कहीं खर्च करेगा। मतलब इन द सेंस क्या होता है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने से वो कई साल तक उसका इनकम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल बना, तो स्कूल बनने में ईटा का, बालू का, ट्रैक्टर का यूज होगा, ईटा लाने के लिए वो कमाएगा पैसा। सीमेंट वाले का यूज होगा, सीमेंट वाला कमाएगा। उसके बाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद टीचर्स को जॉब मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होगा, जो फ्यूचर होगा देश का वो डेवलप होगा। तो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से, जैसे रोड है, रोड का अगर डेवलपमेंट हम करते हैं तो क्या होता है कि अगर अच्छा रोड होगा ना, तो क्या होगा, हमें चीज़ें सस्ती मिलेगी। क्यों, अगर कनेक्टिविटी हो गई अच्छे से, तो शॉर्टकट से सामान आएगा, वहाँ पे लागत कम हो जाएगी, तो हमें कोई भी सामान जो हमें 100 में मिल रहा था आज 95 में मिलेगा। इट मीन्स क्या होगा, महंगाई कम होगी और आपके पास कंजम्पशन करने के लिए पैसे अतिरिक्त बचेंगे, जिससे कि आप उसको कंजम्पशन करके देश का और भी आमदनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन जो मेन बातें हैं मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। अब देखिए क्या है, जो सबसे मेन बात आपके लिए जाननी चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी, बाकी सब बजट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं जानना है हमें, लेकिन ये जो मेन बातें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रूपी कम्स फ्रॉम, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो इंडिया में इनकम टैक्स से 15% पैसा आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%,
मतलब एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग टैक्स वगैरह पे होता है। कॉर्पोरेट टैक्स पे 15% आता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आप जीएसटी भरते हैं उस जीएसटी से 17% जीएसटी कलेक्शन होता है ना। बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो सरकार बोरोइंग्स करती है, लाइबिलिटीज लेती है सरकार, है ना, दूसरे देशों से लेती है या वर्ल्ड बैंक से लेती है या आईएमएफ से लेती है, तो उसमें 34% सरकार पैसा वहां से लाती है। तो क्या हो गया कि कहां कहां से पैसा आता है ये एक डिटेल आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, कहां कहां जाता है पैसा। जैसे पेंशन में 4% जाता है ना। जैसे स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, उसमें से जो टैक्स आता है उसमें से क्या होता है 18% टैक्स स्टेट को चला जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड ट्रांसफर्स जो कमीशन वगैरह है उस पर 9% टैक्स चला जाता है। इंटरेस्ट मतलब आपने कोई लायबिलिटी लिया है उस पर 20% का आपने पेमेंट करना है, इंटरेस्ट का भुगतान करता है। डिफेंस पे 8%, सब्सिडी पे 7%, है ना। तो इस ढंग से एलोकेशन होता है पैसे का। यही तो बजट है। ये पैसा आएगा कहाँ से और ये पैसा जाएगा कहाँ पे, यही तो बजट कहता है। इसी पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। आइए समझते हैं। ये सबसे मेन थीम है आज का जो आपके लिए है। सरकार ने 5.94% मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया है। पूरे बजट का, हमारे बजट में कितना का बजट है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का बजट है। 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है हमारी। उस 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का 5.94% डिफेंस के पास एलोकेशन हुए है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पे 2.7% है। रेलवे को दिया गया है 2.41%। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को दिया गया है 2.06%। होम मिनिस्ट्री को दिया गया है 1.96%। केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए 1.78%। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.60%। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए 1.25%। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के लिए 1.23%, है ना। तो इस ढंग से एलोकेशन हुआ है। एजुकेशन का भी है। एजुकेशन में सरकार ने 2.9% दिया है, ऑलमोस्ट 3%। 3% सरकार ने एजुकेशन के लिए दिया है, ठीक है। तो ये एक डेटा है, ओवरऑल एक डेटा है जो कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से सरकार अपना बजट पेश करती है और कैसे। एक बात है फिस्कल मैनेजमेंट। ये फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है? फिस्कल का मतलब होता है कमी, फिस्कल का मतलब होता है घाटा। होता क्या है कि जैसे आपका लक्ष्य है कि मैं इस साल 6% से अपने जीडीपी को ग्रो करूंगा, 6% से अपने देश के आमदनी को मैं ग्रो करूंगा। मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 6% से ग्रो करूं, लेकिन आपके पास वो पर्याप्त पैसा नहीं है कि आप 6% से ग्रो कर पाओ। तो आप क्या करते हैं, आप दूसरे देशों से या फिर वर्ल्ड बैंक से या फिर आईएमएफ से कर्ज लेते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज का उद्देश्य क्या है ये देखना है। कर्ज को हम कहाँ खर्च कर रहे हैं ये देखना है। अगर हमको ये कर्ज लेके आज हम इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं तो ये कल को हमको इनकम प्रोवाइड करेगा। तो ये फिस्कल डेफिसिट है, ये सरकार ने कम किया है और ये कम करने की योजना है सरकार की कि हम इस साल अपने खर्च को, अपने डेफिसिट को कम करें, है ना। पहले ये डेफिसिट जो था, ये डेफिसिट ओवर 5% था, 5.5% के आसपास था, जो कि अभी जो है सरकार ये लक्ष्य रखी है कि इस साल 4.5% का डेफिसिट रहेगा, है ना। डेफिसिट जो है वो 4.5% का रहेगा। मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल का मतलब हो गया फाइनेंशियल डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी,
मतलब इस साल जो हम अपने अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, ये सबसे अच्छी बात है कि देश का लोन कम होगा। तो देश का लोन अगर कम होगा तो क्या होगा कि हमें हमारे देश को और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी, लोग हमारे देश पे भरोसा करेंगे कि ये देश अच्छा से विकास कर रहा है। जो मेन अगला जो बात है, जो सभी के लिए एक सिर का दर्द बना हुआ है कि सर इनकम टैक्स में क्या करें, इनकम टैक्स कैसे लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बनाया है। आइए समझते हैं कि इनकम टैक्स को कैसे देखेंगे हम, कैसे इनकम टैक्स लगेगा। है ना, आइए समझते हैं। देखिए इनकम टैक्स क्या है कि आपके आय पे लगने वाला जो टैक्स है, आपके आय पे जो लगने वाला टैक्स है वो इनकम टैक्स कहलाता है ना। दो प्रकार का टैक्स होता है, एक इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी होता है। तो जीएसटी अलग चीज है, इनकम टैक्स अलग चीज है, ठीक है। तो सरकार ने इसमें दो रिजिम बनाया है। रिजिम दो बनाया का मतलब ये है कि एक रिजिम जो जो चलता ही आ रहा था, ओल्ड रिजिम, ये ओल्ड रिजिम है, ये न्यू रिजिम है। ओल्ड रिजिम में क्या था, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम, ठीक है। तो यहां पे एक गलती हो गई है, ये न्यू रिजिम है और ये ओल्ड रिजिम है, ठीक है। तो ओल्ड रिजिम में क्या था कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, 2.5 लाख रुपया सालाना, एक साल में 2.5 लाख, है ना। साल कैसे गिनेंगे, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक गिनेंगे, ठीक है। तो उस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगले साल अगर मेरा इनकम 2.5 लाख तक है तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, नहीं लगेगा आपको। 2.5 लाख से 5 लाख का इनकम है तो 5 लाख का टैक्स लगेगा। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको मैं बताता हूं। जैसे किसी की इनकम 10 लाख रुपया है तो इसमें से 2.5 लाख निकाल दीजिए, तो कितना बचा इसका, 7.5 लाख बचा, ठीक है। अब ये जो है 2.5 से लेके 5 तक कहाँ है, तो 2.5 से लेके 5 तक, तो 2.5 से लेके 5 तक 7.5 में से 2.5 से लेके 5 तक कितना लगेगा, 5%। तो 5 लाख का 5% निकाल लेंगे, है ना। 5 लाख का 5%, तो 5 लाख का 5% कितना हो गया, 25,000 रुपया, ठीक है। 25,000 रुपया। उसके बाद सर, उसके बाद बोला है कि 5 से अधिक हो, 10 लाख तक हो, तो 5 से अधिक कितना है, 2.5 लाख ही है, क्योंकि 10 लाख में 2.5 लाख निकल गया, कितना बचा था, 7.5 लाख। तो 7.5 लाख में 5 लाख तक का कैलकुलेशन हो गया। अब आगे आगे कितना बचा, 2.5 लाख और बचा, तो 2.5 लाख में कितना होगा, अब 20% टैक्स लगेगा। 2.5 लाख का 20%, तो 2.5 लाख का 20% कितना हो गया, 2.5 लाख का 20% हो गया 50,000 रुपया। तो यानी कि 10 लाख का इनकम किसी का हो रहा है तो 50 और 25 75,000 का टैक्स उसको लगेगा, 75,000 का टैक्स उसको लगेगा। इस ढंग से इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है सर। आइए समझते हैं। तो आपने देखा कि ये ओल्ड रिजिम है, ओल्ड रिजिम में इस तरीके से टैक्स स्लैब चलता है, 2.5 लाख तक नील, अगला 2.5 से 5 लाख तक 5%, फिर अगला 5 लाख से 10 लाख तक 20%, फिर अगला 10 लाख से ऊपर 30%, इस तरह से टैक्स चलता है। न्यू रिजिम में क्या है, पहला 3 लाख तक नील है, 3 से 6 लाख तक 5%, अगला 6 से 9 10%, अगला 9 से 12 15%, 12 से 15 20%, 15 से अबव 30%। इस ढंग से टैक्स का स्लैब है न्यू रिजिम में। आइए समझते हैं कि कैसे इसका हम काम करेंगे, ठीक है। इसमें सबको दिक्कत हो रही थी, आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। हम लेते हैं रोहन, रोहन नाम का एक आदमी है,
जो जिसका कि सैलरी 7.5 लाख है, 7.5 लाख का सैलरी है इसका, या इनकम है इसका, कुछ भी है, ठीक है। उसने एटीसी पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एटीसी क्या होता है? जैसे आप एलआईसी में प्रीमियम भरते हैं, या आप पीपीएफ फंड में, मतलब पीएफ फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इस ढंग का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एटीसी के अंदर आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है। सरकार कहती है ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके लिए आपको हम इनकम से बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो ओल्ड रिजिम में क्या है? ओल्ड रिजिम में अगर 7.5 लाख का इनकम है, उसमें सरकार कहती है कि आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों लेंगे सर? क्योंकि उस 7.5 लाख को कमाने के लिए हो सकता है आपको बाइक से जाना पड़ा होगा, हो सकता है कि आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ा होगा, या सरकार को कुछ हेल्प किए होंगे आप। तो जो भी है कारण, सरकार कहती है कि आप 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। तो इट कम्स टू ग्रॉस सैलरी कम्स टू 7 लाख रुपीज। अब 7 लाख का ग्रॉस सैलरी आ गया आपका। एटीसी में मैक्सिमम आप 1.5 लाख का कंपनसेशन ले सकते हैं, 1.5 लाख का आप रिबेट ले सकते हैं, आप एजम्पशन ले सकते हैं 1.5 लाख तक का, मतलब मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक का प्रीमियम भर सकते हैं, इसका रिबेट ले सकते हैं। तो 7 में 1.5 गया, 5.5 लाख रुपया आपका टैक्सेबल इनकम बचा। तो आइए कैलकुलेशन कैसे होगा। तो पहला 2.5 लाख तक शून्य हो गया। अब 2.5 से 5 लाख तक 5% है, तो 5.5 लाख है, 5.5 लाख है। तो 5.5 लाख में 2.5 लाख निकल गया, कितना बचा? 5.5 लाख में 2.5 लाख निकल गया, 3 लाख बचा। ठीक है सर। तो यानी क्या हो गया? यहां देखिए, पहला 2.5 लाख 0 हो गया। अब क्या है? 2.5 से लेके 5 तक, 2.5 से 5 तक तो क्या है? 5.5 है, 5.5 है, तो क्या है? 2.5 लाख तक नील हो गया। अब 5 लाख तक, 2.5 से लेके 5 लाख तक, 2.5 से लेके 5 लाख तक कितना है? 5% है। तो 5 लाख का 5%, ठीक है। तो 5 लाख का 5%, तो 5 लाख का 5% कितना हो जाएगा? 12,500। ओह सॉरी, 2.5 से 5, 2.5 लाख रुपया हुआ। तो 2.5 लाख रुपया का 2.5 लाख से 5 लाख कितना हुआ? 2.5 लाख रुपया हुआ। तो इस 2.5 लाख का 5% 12,500 हो गया, ये आपका हो गया। अगला, अब जो है 5 से लेके 10 लाख तक में कितना पैसा बचा? 5 से लेके 10 लाख तक में कितना पैसा उसके पास बचा? अब यहां देखिए 50,000 बचा। तो 50,000 का 20%, 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है। तो 22,500 उसका टैक्स अमाउंट हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको कि मतलब क्या है। 5.5 लाख हुआ, पहला 2.5 लाख एग्जम्प्ट हो गया, उसके बाद अगला 2.5 लाख से 5 लाख तक में उसका जो अमाउंट आया वो 2.5 लाख है। 2.5 लाख में 12,500 का टैक्स लग गया। उसके बाद जो अगला 50,000 जो बचा उस पर हमने कितना लगाना है? 20% टैक्स लगाना है। ठीक है। यही अगर रोहन न्यू रिजिम से लगाता है, अब देखो न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में क्या है कि न्यू रिजिम जो है वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो है आप इनकम टैक्स फिल करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यदि अगर आपको ओल्ड रिजिम से आपको काम करना है तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा कि हमको एक ओल्ड रिजिम का फिलअप करना है, तो वो इजीली आपको मिल जाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको न्यू वाला ही मिलेगा। तो 7.5 लाख का इनकम है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख रुपया आ गया। यहां पे आपको एटीसी का रिबेट नहीं मिलता है। न्यू रिजिम में कोई भी रिबेट आपको एटीसी वगैरह का नहीं मिलेगा।
यानी कि कुल इनकम आपका जो आ गया वो टैक्सेबल इनकम है 7 लाख। अब सरकार कहती है कि 7 लाख तक का इनकम पे हम टैक्स नहीं लेंगे, तो ये आपका टैक्स हो गया नील, यानी कि 7 लाख तक के इनकम पे टैक्स नहीं लेगी सरकार। ठीक है, आइए केस नंबर 2 देखते हैं, ब्रिजनाथ का। ब्रिजनाथ साढ़े बारह लाख कमाता है, 12.5 लाख कमाता है, और ये 80C और 80D भी लिया हुआ। 80C मतलब हो गया LIC हो गया, PPF हो गया, ये 80C में आ जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होता है अपना, अपने स्पाउस का, स्पाउस मतलब जीवन साथी, है ना। तो अपना और अपने जीवन साथी का भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, और अपने माँ पिताजी का भी इंश्योरेंस लिया हुआ है 80D में। ठीक है, ये उसमें आता है। तो ओल्ड रिजिम में क्या होगा देखिए, 12.5 लाख रुपया ये सैलरी है, 12.5 लाख का सैलरी है। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 का है। इसका ग्रॉस सैलरी आ गया 12 लाख रुपीज, और उसमें से इसने क्या किया, 80C में डिडक्शन लिया है मैक्सिमम 1.5 लाख का, मतलब 1.5 लाख का, और 80D में 50,000 रुपया का इसने इंश्योरेंस कराया हुआ है और वो उसने लिया है। तो कुल मिला के इसका जो इनकम आया है, टैक्सेबल इनकम, वो आया है 10 लाख रुपया। उसी ढंग से हमने इसमें भी कैलकुलेशन किया है, 2.5 लाख तक शून्य, अगला 2.5 लाख से 5 लाख तक 12,500 रुपया, है ना। अगला 2.5 लाख रुपया, है ना, 2.5 से 5 2.5 लाख रुपया हुआ। ठीक है, अगला 5 से 10 20%, यानी कि 1 लाख रुपया, 1,12,500 का टैक्सेबल इनकम, आई मीन इसका 1,12,500 टैक्स बना। ठीक है, यदि अगर इसका हम न्यू रिजिम से देखते हैं तो 12.5 लाख का इसका इनकम है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, 12 लाख रुपया इसका ग्रॉस सैलरी हो गया। इसमें 80C 80D का डिडक्शन नहीं देगी सरकार, न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा। मीन्स इसका जो टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख ही रहेगा। पहला 3 लाख तक नील है, चूंकि देखिए यहाँ पे 7 लाख से ऊपर का इनकम है, इसीलिए ये जो है वो टैक्स लगेगा इसके ऊपर। 7 लाख या उससे नीचे होता तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन 7 लाख से जैसे ही ये ऊपर हुआ तो इस पर टैक्स लग जाएगा। तो ग्रॉस इनकम आपका ये आपका आ गया ना। उसके बाद क्या है, आपका इनकम 12 लाख का आ गया। उसके बाद क्या है कि हमने इसमें देखना है 3 लाख तक नील है, अगला 3 लाख में 5% है 15,000, उसके बाद अगले 3 लाख में 10% है तो 30,000, फिर अगले 3 लाख में 15% है 45,000। कुछ नहीं है, देखिए इसमें भी वैसे ही है, इसमें भी वैसे ही है, सिंपल बात है। पहला 3 लाख नील, अगला 3 लाख, 3 से 6 3 लाख 5, अगला 3 लाख 10%, अगला 3 लाख 15%, तो 5 दिए 15 दिए 45,000 हो ही गया, यानी कि 90,000 का टैक्स लगेगा। यानी कि इसको जो फायदा होगा ये न्यू रिजिम में होगा, उसको भी होगा और इसको भी होगा। न्यू रिजिम को ऑप्ट करने में ज़्यादा फायदा है इन लोगों को। अब देखिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आइए समझते हैं। आप बैंक हैं, इनकम है इनकी 12,500, सॉरी, इसकी जो इनकम है वो 12,50,000 है। इसने 80C भी लिया हुआ है, 80D भी लिया हुआ है, HRA भी लिया हुआ है। HRA क्या होता है बताएंगे अभी। ओल्ड रिजिम में क्या है, 12.5 लाख का इसका सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, ग्रॉस सैलरी हो गया 12 लाख रुपीज़ हो गया। 80C में 1.5 लाख का रिबेट मिल गया, एजम्पशन मिल गया। 80D में 50,000 का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया इसको। HRA क्या है कि इसको कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने कहा है कि आप एक घर को लो, एक रूम लो, एक अपार्टमेंट लो, उसमें रहो और वहाँ पे आप मेरा काम करो। तो ये क्या है कि आप जब किसी दूसरे शहर में जाते हैं काम करने के लिए, या आप किसी होटल में वगैरह में ठहरते हैं, तो आपको HRA मिलता है ना, हाउस, है ना। HRA क्या हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस।
तो हाउस रेंट अलाउंस क्या हो गया, 2 लाख का इसका खर्चा हुआ साल में। तो कुल मिला के 12 लाख में अगर आप इसको लेस कीजिएगा तो ये 8 लाख आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ, पहला 2.5 लाख नील, अगला 2.5 लाख में 5% 12,500, फिर अगला 5 लाख में 20% से 60,000, कुल मिला के 72,500 रुपये आ जाता है ओल्ड रिजिम में। न्यू रिजिम की बात करें तो क्या हो गया, 12.5 लाख इसका सैलरी, 50,000 डिडक्शन, 12 लाख का इसका ग्रॉस सैलरी हो गया। आपको एटीसी में नहीं मिलेगा डिडक्शन, एटीसी एटीडी नहीं मिलेगा, हाउस अलाउंसेस पे कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स आपका जो इनकम है वो 12 लाख ही रहेगा। पहला 3 लाख नील, अगला 3 लाख पे 15,000, अगला 3 लाख पे 30,000, अगला 3 लाख पे 45,000। इस तरह से टैक्स कैलकुलेट हो गया, 90,000 का टैक्स बन गया इसका। इट मीन्स कि इसको जो है 72,000 लेने में फ़ायदा है। मीन्स ओल्ड रिजिम में इसको ज़्यादा फायदा है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ कि हर एक टैक्स पेयर के लिए अलग अलग रिजिम उसको फायदा दे सकती है ना। जिसको जो ऐसा टैक्स पेयर जिसने ज़्यादा रिबेट लिया हुआ है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके लिए ओल्ड रिजिम फ़ायदेमंद है। जिसने इंश्योरेंस वगैरह में या कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया है उनके लिए न्यू रिजिम ज़्यादा फायदेमंद है। तो होप करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्या है कि जो 7 लाख तक डील है फिर भी 0 to 3 टैक्सेबल है। ऐसा क्यों ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए लिखा हुआ है, आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बजट मेरे अनुसार ये 80% मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बजट है। इवन दो कि कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन सरकार ने करेज दिखाते हुए इन्वेस्टमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फ्री की रेबड़ी नहीं बांटी है ना, उससे देश का नुकसान होता है, लेकिन आम जनता को अच्छा लगता है। तो आम जनता को अच्छा लगना एक बात है और देश को डेवलप करना एक बात है। ठीक है, सरकार चाहती तो हमें फ्री की रेबड़ी बांट देती है ना, स्टील सस्ता तो बिजली सस्ता तो पानी सस्ता। सस्ता करने से कुछ नहीं होगा, देश का हेल्थ अच्छा करना होगा हमें। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, हम ज़्यादा मेहनत करके कमाएंगे और देश का इनकम टैक्स और जीएसटी भरेंगे और साथ में हम लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करेंगे। ये हम कामना करते हैं आप लोगों से। और आप इस बजट को देखिए, हमने कोशिश की है कि इस बजट को आपको समझा पाए अच्छा से, और इसको आप समझने के बाद आप हमें कमेंट भी कीजिए कि आपको कैसा लगा बजट, और इसे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि वो भी देख करके इसको समझ पाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।